वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में। ये जो स्पेशल टॉपिक है, ये जिस स्पेशल टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो आपके अंतरिक्ष से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे पृथ्वी और बाकी ग्रहों की और हमारे सूर्य की और हमारे सौरमंडल या हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई, या ये जन्मे कैसे, या इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आज हम इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और इसको मैं कोशिश करूंगा एक थ्योरी के हिसाब से जो इसके बिहाफ पे दी गई है, जिसका नाम है कोर एक्रीशन थ्योरी। तो कोर एक्रीशन थ्योरी इसी चीज को एक्सप्लेन करती है। तो इस वीडियो में हम आज यही देखने वाले हैं, यही समझने वाले हैं। कोर एक्रीशन थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में है या कोई भी ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो कैसे बने। इसमें कोर एक्रीशन थ्योरी का जो पहला तथ्य है वो सामने आता है। तो कोर एक्रीशन थ्योरी ये बोलती है कि सबसे पहले हमारे अंतरिक्ष में रोटेशन हो रहा था डस्ट का या धूल का। ये जो आपके अंतरिक्ष में जो धूल थे, ये जो कण थे, ये आपस में एक्यूमुलेट होने लगे, इकट्ठा होने लगे। ये रोटेशन करते हुए एक जगह पर एक्यूमुलेट होने लगे, इकट्ठा होने लगे। 99.8% जो मैटर था वो एक साथ इकट्ठा होने लगा और इसके इकट्ठा होने से हमारे सूर्य का जन्म हुआ, जो हमारे सोलर सिस्टम या सौर मंडल का केंद्र है। अब ये जो सोलर सिस्टम का जो केंद्र हमारा सूर्य बना, इससे फिर निकलने लगी आपके सौर्य हवा या सौर्य किरणें। इन्होंने आसपास के जो हल्के एलिमेंट्स थे या जो हल्के तत्व थे, जिनका नाम है हाइड्रोजन और हीलियम, इसको अपनी ओर खींचना चालू हो कर दिया। इस वजह से आप देख सकते हैं कि सूर्य में आज भी हाइड्रोजन और हीलियम उसमें सूर्य के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिनके वजह से ये रिएक्शन चल रहा है और सूरज में गर्मी इसके वजह से निकलती है, इस रिएक्शन की वजह से। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स है, जो आपके भारी तत्व है, जिनका मास ज्यादा था जिन एलिमेंट्स का, उनको ये अपनी ओर खींच नहीं पाया। इसके ग्रेविटेशनल फोर्स उसको प्रॉपर खींच नहीं पाया। तो फिर इनका क्या हुआ? यही वो हैवियर एलिमेंट्स है जो आपस में ये इन्होंने रोटेशन जरूर चालू रखा सूर्य के आसपास, क्योंकि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, लेकिन ये उसके ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पर्याप्त नहीं था, इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो उसके अंदर आ जाए, लाइटर मेटल्स को सूर्य केंद्र में खींच पाया। जबकि जो हैवियर मेटल्स है वो उसका रोटेशन लगाने लगे। रोटेशन लगाते लगाते ये हैवियर एलिमेंट्स भी आपस में एक्यूमुलेट होने लगे, इकट्ठा होने लगे, और इन्होंने धीरे 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 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का फॉर्मेशन चालू कर दिया। ये स्फीयर के शेप में आने लगे क्योंकि रोटेशन मोड में थे, और धीरे धीरे इकट्ठा होते होते इन्हीं मास के हैवियर एलिमेंट्स के इकट्ठा होते होते धीरे धीरे प्लैनेट्स का जन्म लेने हुआ और ये स्फीयर के फॉर्म में आकार लेने लगे। जब इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का जन्म हुआ तो आप जानते हैं कि प्लैनेट्स भी दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो सॉलिड प्लैनेट्स होते हैं, और एक होते हैं आपके दोनों पे सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वल इफेक्ट पड़ रहा था। पर आप देखेंगे कि सोलर सिस्टम के जो बाहरी छोर पे है, ये उसके आउटर शेल पे आप देखेंगे हमारे जो सौर मंडल के बाहरी छोर पे ज्यादातर गैसेस प्लैनेट्स बने हैं, या आपके गैसीय ग्रह बने हैं। जबकि आप जैसे जैसे हमारे सोलर सिस्टम या सूरज की ओर बढ़ते हैं, केंद्र की ओर जाते हैं, तो वहां आपको सॉलिड प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये इफेक्ट है कि जो भी गैसेस प्लैनेट थे वो एक्सटीरियर या फिर आपके छोर पर बने, जबकि इनर पोर्शन पे या सोलर सिस्टम के अंदर की ओर आपके जितने सॉलिड प्लैनेट्स बने। गैसेस प्लैनेट्स में बात करें तो इसमें आपका आता है जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपट्टून। ये प्लैनेट से ज्यादातर गैसेस प्लैनेट हैं, तो आप समझ सकते हैं ये किस पोजीशन पे है हमारे सोलर सिस्टम में। जबकि जो सॉलिड प्लैनेट्स थे, जितने भी हैवियर मेटल्स थे, जैसे कि हम पृथ्वी के बारे में या अर्थ के बारे में बात करें, तो जैसे आयरन या जिंक जैसे हैवियर एलिमेंट्स थे, वो इसकी कोर को बनाने लगे। तो सबसे पहले धीरे धीरे हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले बना इसका इनर कोर, उसके बाद इससे जो लाइटर एलिमेंट्स थे उन्होंने इसका मेंटल फॉर्म किया, जबकि इससे जो लाइटर एलिमेंट्स थे या लाइटर मटेरियल से इन्होंने इसका क्रस्ट फॉर्म किया, और धीरे धीरे स्फीयर के फॉर्म में हमारा अर्थ और बाकी जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या गैसेस प्लैनेट्स थे वो आकार लेने लगे, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन चालू होने लगा और धीरे धीरे हमारा सौर मंडल है वो बनना चालू हो गया। इसी में मानेंगे, इसी सौर मंडल के या इसी प्लैनेट्स के बनने के फिनोमिना को हम कॉलिशंस कहते हैं। तो ये कॉलिशंस फिनोमिना के कारण ही जितना भी आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो फॉर्म होना चालू हो गया।
जबकि आप देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम में कुछ आपको एस्ट्रॉइड्स बेल्ट भी दिखेंगे, एस्ट्रॉइड्स भी नजर आएंगे। ये एस्ट्रॉइड्स के फॉर्म में क्यों है? ये भी हैवियर एलिमेंट्स के इकट्ठा होने के वजह से ही बने हैं, लेकिन ये हैवियर एलिमेंट्स में इकट्ठा होने की वजह से रॉकी एस्ट्रॉइड्स में बदल गए। ये प्रॉपर स्फीयर में क्यों नहीं बन पाए? देखिए, इसमें रीजन ये है कि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो बड़े प्लैनेट्स हैं, गैसेस प्लैनेट्स हैं, जो बड़े प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है, ये एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सोलर सिस्टम में सन और आपके जुपिटर के डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस के बीच में पड़ते हैं, तो ये एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है। तो ये इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर एक्ट करता है और दोनों एक दूसरे की ओर इसको खींचते हैं, जिसके कारण ये स्फीयर या प्लैनेट के शेप में बदल ही नहीं पाए और इन्होंने एस्ट्रॉइड बेल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। तो आज जो हम यहाँ पर बेल्ट, एस्ट्रॉइड्स बेल्ट देखते हैं, वो एक्चुअली इफेक्ट है सन के ग्रेविटेशनल फोर्स और आपके जुपिटर जैसे बड़े प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स इन पे एक्ट करता है, जिसके कारण ये प्लैनेट्स में बदल ही नहीं पाए। तो कोर एक्रीशन थ्योरी इस चीज को बहुत अच्छे से बताती है कि कोई भी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन या उसकी उत्पत्ति कैसे हुए, गैसेस प्लैनेट्स कैसे बने, गैसेस प्लैनेट्स बाहर के छोर में क्यों है हमारे सौरमंडल के, जबकि जो सॉलिड प्लैनेट्स हैं वो अंदर की और क्यों है, मतलब आपके सोलर सिस्टम के अंदर की क्यों है, और लाइटर मेटल्स है वो हमारे अर्थ क्रस्ट के बाहर की या जो बाहरी लेयर है उसमें क्यों है, जबकि हैवियर एलिमेंट्स है वो हमारे अर्थ के कोर को बनाया हुआ, जैसे आयरन और जिंक, उसके ऊपर देखेंगे आप जो आउटर लेयर देखेंगे वो मेंटल, उसके ऊपर जो आउटर लेयर देखेंगे वो क्रस्ट। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा अर्थ के लेयर का और फाइनली हमारा अर्थ स्फीयर में बना और इसका फॉर्मेशन कैसे, और वैसे ही जितने सॉलिड प्लैनेट्स हैं वो बने। और हमारे सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड बेल्ट्स क्यों एक्सिस्ट करते हैं, जिसका रीजन मैंने अभी आपको बताया। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो कोर एक्रीशन थ्योरी इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो इस थ्योरी के हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम का जन्म कुछ इस तरीके से होता है। तो इसी प्लैनेट के फॉर्मेशन या जो सॉलिड प्लैनेट्स के बनने के फॉर्मेशन, ये लाइटर मेटल्स हैं, लाइटर मेटल्स नहीं बोलना चाहिए, जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऐसे जो हैं, या फिर मीथेन जैसे गैसेस है, इनसे भी प्लैनेट्स बने हैं, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, जो हमारे सोलर सिस्टम के छोर पे मौजूद हैं। तो इसके कारण हमारा सोलर सिस्टम कुछ इस तरीके का बना। तो एक वैलिड रीजन कोर एक्रीशन थ्योरी यहाँ पर हमको बताती है कि क्यों सॉलिड प्लैनेट्स हमेशा सोलर सिस्टम के केंद्र की ओर है, जबकि गैसेस प्लैनेट आपके सोलर सिस्टम के छोर पर या बाहर की ओर है। साथ ही साथ आप देखेंगे सोलर बेल्ट सोलर सिस्टम के बिल्कुल छोर पर या उसके बिल्कुल आउटर शेल पर आप देखेंगे, बाहरी ओर पर देखेंगे, कीपर बेल्ट या फिर ऑट क्लाउड जैसे घने बादल हैं जो वहां पर बने हैं। इन ये न प्रॉपर प्लैनेट की फॉर्म में बदल पाए, न आपके गैसेस प्लैनेट्स के फॉर्म में बदल पाए, न आपके एस्ट्रॉइड्स के फॉर्म में बदल पाए, क्योंकि इन पे सन का उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा नहीं। तो ये कुइपर बेल्ट या फिर ऑट क्लाउड के फॉर्मेशन में हमारे सोलर सिस्टम के बाहर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थ्योरी इसी सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैंने अपने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो होप ये आपको चीजें जो मैंने बताई वो समझ में आई होगी। मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बाय।